Good morning, students. We are studying atomic structure, in which we have studied the history of atom. Later on, we studied about the cathode rays, anode rays, discovery of electron, proton, and E by M ratio. ठीक है, चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, we have also started different model of atom, in which we have studied watermelon model, that is plum pudding model, और J.J. Thomson's atomic model. ठीक है, ये हम लोग कल पढ़े थे. According to him, an atom is a spherical, viscous, highly dense substances made up of proton over which electrons are embedded on them. ठीक है, therefore this model is also known as sandwich model or plum pudding model. ठीक है, और यह कई चीजों में फेल किया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा भी किए थे. चलो, this model is compared with the watermelon, in which the seeds are embedded, or pudding, in which raisins are embedded. Therefore this model sometimes called watermelon model और raisin और plum pudding model ना. और इसके बारे में बताया था कि जैसे तरबूज काट दीजिए, वाटरमेलन काट दीजिए, तो होल बैकग्राउंड रेड कलर का होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन, एंड द सीड ब्लैक कलर सीड्स आर एम्बेडेड. तो जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, सैंडविच मॉडल भी इसको कहते हैं हम लोग. ठीक है, ये हम लोग कल देख चुके हैं. J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom, ये भी बता चुका हूँ कि एटम का जो साइज होता है, रेडियस अप्रोक्सीमेट जो होता है, वो आपको 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है. ये स्फेरिकल होता है, हाईली डेंसिएस्ट होता है, विस्कस होता है. ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं. और दिस मॉडल कंसिडर दैट द मास ऑफ एन एटम इज assumed to be uniformly distributed over the atom. और इस मॉडल से ये पता चलता है कि पूरे किसी भी एटम का जो मास होता है एटम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. जैसे हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट में क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, total mass of an atom is concentrated at the center, that part is known as nucleus. But according to J.J. Thomson, mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom, although the model was able to explain the overall neutrality of the atom. जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे ना. ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया था J.J. थॉमसन ना. लेकिन रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट आया, उनका कहानी मैं कल बताया था कि उनके जो स्टूडेंट थे मार्क्सडेन मूलर, वो आपको गोल्ड फाइल लिए और उस पर स्ट्राइक कराए थे, बम्बार्डमेंट कराए थे अल्फा पार्टिकल से. तो ऐसा लगता था जैसे सम एटम बम वाज फायर्ड ऑन ए थिन पेपर व्हिच रिटर्न्स टू इट्स वीपन. ठीक है, ऐसा वो फील किए. तो फिर बाद में फिर आपको क्या आया था, एक मॉडल आया था आपका, कौन सा, स्पिन थेरियोस्कोप. ये आपका इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए रदरफोर्ड और उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे. तो उसके बारे में मैं कल आप लोगों को बताया था. ठीक है, तो यहीं पर आपका फेल कर जाता है J.J. थॉमसन मॉडल. अगर यह विस्कस है, डेंसिएस्ट है, तो अल्फा पार्टिकल से जब स्ट्राइक कराया गया था तो उसको तो चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसका मतलब कि यह मॉडल गलत था. तो इसका लिमिटेशन हो गया, लिमिटेशन या डीमेरिट कहिए. दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम. लेकिन ही, दैट मीन्स J.J. थॉमसन did not explain the stability of atom. How an atom is stable, it was not explained by the J.J. Thomson. ठीक है, it also fails to explain the alpha ray scattering experiment given by Rutherford. It could not explain any other properties of atom. Failed to explain how to positive charges hold on the electron inside the atom. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते, एक दूसरे को कैसे होल्ड करते हैं, इसके बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया. It also failed to explain the atom's stability. अगर एटम स्टेबल है तो कैसे स्टेबल है ना. It was not explained by the J.J. Thomson.
The theory did not mention anything about the nucleus of the atom. और न्यूक्लियस चूंकि प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो ये डेमेरिट हो गया। लिमिटेशन पूछे या डीमेरिट पूछे जे थॉमसन का, तो यही सब लिखाएगा उसमें आंसर। ठीक है, ये रदरफोर्ड देख रहे हो तुम लोग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ना, ये गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट इनका 1911 का फेमस है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन 1911 के नाम से भी फेमस है ये। तो इनके बारे में मैं कहानी बताया था तुम लोगों को कल। ठीक है, अ सिंगल एटम इज टू स्मॉल टू लुक एट, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू गेट जस्ट वन टू एग्जामिन, therefore Rutherford decided to look at a metal file consisting of many atoms in a very thin sheet। ना, एक एटम को आइसोलेट करके अलग करना ना पॉसिबल नहीं था, उस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान नहीं था। तो ये अपने 3 स्टूडेंट को आगे ये दिए, ऑर्डर दिए कि जाओ तुम लोग उस पर किसी भी रेडियो एक्टिव रेज से स्ट्राइक करा के देखो, एटम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इन दिनों इंगेज थे किसमें, रेडियो एक्टिव रेज जो निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, उसके प्रॉपर्टी थी डिस्कवरी में ये इंगेज थे। बहुत हद तक इनको सफलता भी मिल चुकी थी। ठीक है, तब फिर जब वो अपनी सारी कहानी वो तीनों स्टूडेंट इनको बताता है, तो स्पिन थैरियोस्कोप एक मॉडल डेवलप किए, इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए, इन विच ही टुक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन the block of lead and passed through the slit and bombarded on gold file। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि गोल्ड फाइल ही को क्यों लिए। तो गोल्ड फाइल का जो थिकनेस होता है एटम के थिकनेस से कंपेरेबल होता है, 1000 टाइम्स तो ही है, बहुत करीब होता है, इसीलिए गोल्ड फाइल को लिया गया। दूसरा कि ये मेलिएबल होता है, जैसा चाहे उसको फोल्ड मोल्ड कर दिए। ठीक है, और तीसरा वजह इसका हो गया, इट कंटेन्स हेवी न्यूक्लियस, मतलब कि एटॉमिक मास इसका ज्यादा है ना। एनी डेविएशन शोन इन द एटम्स ऑफ द गोल्ड कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली। बट अगर हम लोग लो एटॉमिक मास का अगर हम लोग ले लेते, जैसे एल्युमिनियम ले लेते, तो एल्युमिनियम तो 27 के आसपास आता है आपका एटॉमिक मास, तो उसमें जो डेविएशन होता हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, फेल हो जाता है आपको एक्सपेरिमेंट। इसीलिए हेवी न्यूक्लियस वाला मास, हेवी न्यूक्लियस वाला एटम लिया गया और गोल्ड फाइल लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड वाज द आइडियल चॉइस एज ए गोल्ड कैन बी रोल्ड आउट इनटू वेरी फाइन गोल्ड लीफ शीट। दीज वेरी फाइन शीट्स आर ओनली a few atoms deep, about 1000 atoms। Therefore gold foil would produce result of interaction that could be best related to the interaction between a single alpha and a single nucleus। Rutherford performed alpha ray scattering experiment in which he bombarded thin gold foil of metal like gold, silver, platinum or copper with a beam of fast moving radioactive particles originated from a lead block। The presence of alpha particle at any point around this thin foil of gold after striking it was detected with the help of a circular zinc sulfide screen। The point at which alpha particle strikes this screen, flashes of light is given out। देखो यही स्पिन थैरियोस्कोप है, ये पूरा मॉडल। ठीक है, ये लेड का ब्लॉक है जिसमें हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख दिए, ये स्लिट है, स्लिट मतलब होल इस, और यहाँ पर ये तुम्हारा गोल्ड का फाइल है ना, यहाँ से अल्फा रे को अलाउ किया स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, तो अल्फा रे तो इनविजिबल रे है, हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो उस पर ऑब्जर्वेशन क्या आया कि गोल्ड यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ये यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा, तो वहाँ पॉइंट बना देगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर रे स्ट्राइक किया है, तो जो पॉइंट वहाँ पर स्ट्राइक किया उस पॉइंट को हम लोग सेंटिलेशन पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, सेंटिलेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ द रेज आर पास्ड इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। सी दिस वन, स्ट्रेट लाइन में पास कर गया। वन रे इन 20 इज डेविएटेड एट ऑब्ट्यूज एंगल, एक रे ऐसा था जो आपको ऑब्ट्यूज एंगल से डेविएट कर गया। देखो 20,000 में एक रे ऐसा होता है जो आपको
ऑब्ट्यूज एंगल ना, मतलब कि 90 से ज्यादा और 180 से कम डेविएट कर गया। एक रे ऐसा था, ठीक है, विच डज नॉट टच द सेंटर, ठीक है, एंड रिटर्न बैक 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर रिटर्न कर गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर टच जैसा दिखा रहा है, एक्चुअली टच होता नहीं है, ठीक है। तो मैं तुमको फिर से एक डायग्राम बना करके दिखा दूं, या आगे डायग्राम वो आएगा, ठीक है। तो ये जो सपोज कि न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो ये रे जो होता है यहीं आएगा, यहाँ तक आया, ठीक है, स्ट्राइक किया, और यहीं से बिना न्यूक्लियस को टच किए हुए लौट जाएगा। क्यों? बिकॉज अल्फा रेज आर डबल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम। इस पर डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, रिपेल कर देगा और रिटर्न हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियस और इसके बीच का जो डिस्टेंस रह जाता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और एक फर्मी के बराबर वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। आइए एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। यही आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से रेडियो एक्टिव रेज ले जाया गया, ये गोल्ड फाइल पर पास कराया गया। तो मोस्ट ऑफ द रेज आर पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, देख रहे ग्लो कर रहा है। कुछ रे ऐसे हैं विच डेविएटेड एट ऑब्ट्यूज एंगल, देखो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल से डेविएट किया है, ठीक है। और ऐसा क्यों, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब एक रे ऐसा होता है जो सेंटर को टच भी नहीं करेगा, यहीं से रिटर्न बैक हो जाएगा। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहेंगे। सिंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रेज आर पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट वन रे इन 20,000 जस्ट रिटर्न एट और डेविएटेड एट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो जैसे वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, ये आपका पॉजिटिव चार्जेज है, तो पॉजिटिव चार्जेस उसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो डेविएट कर जाएगा। और सेंटर तो दम रिटर्न बैक कर देगा, क्योंकि सेंटर पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज विल रिपेल द अल्फा रे, बिकॉज अल्फा रे इज डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम एटम, सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। और इस तरह से ये हो जाता है। तो आइए एक एक करके फिर हम लोग इसका कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। यही है आपका, ये सब अल्फा पार्टिकल देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेज आर पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, वन रे इन 20,000 डेविएटेड एट ऑब्ट्यूज एंगल। वन रे देखो यहाँ पर यही रे है जो न्यूक्लियस को टच भी नहीं किया। मैक्सिमम बुक में इसको टच करा देता है, ऐसा कराना गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, दोनों रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बच गया, इस डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, एंड इट इज ऑर्डर ऑफ 10 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, एक फर्मी के रेंज में होता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है, यह साबित करता है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इस तरह से पता चला कि न्यूक्लियस टोटल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है, विच इज नोन एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का खोज हुआ, आइए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द alpha rays passed through the gold file without any deflection from their original path. माँ भवानी होंडा कौन है? लगता है ये है क्या, देशमुख ना, उसको बोलना देशमुख अपना आईडी से लॉगिन करेगा तुम। Because atom has largely empty space as most of the alpha particle pass through the file undeflected, स्ट्रेट लाइन में पास कर गया, जिससे कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। A few of the alpha particles are deflected fairly at large angle, while some are deflected through a small angle. Because there is heavy positively charge at the center of the atom which causes repulsion. क्योंकि सेंटर पर heavy positively charged particle है प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो रिपेल कर देगा, इसलिए डेविएट कर गया। The entire mass of an atom is concentrated in the nucleus.
A very few alpha particle are deflected back along their path. ठीक है. According to Rutherford, atom is spherical and mostly hollow with a lot of empty space in it. It has a small positively charged part at its center known as a nucleus. The nucleus is surrounded by electrons. The electrons revolve around the nucleus with very high speed in a circular path called orbits. The number of extra nuclear electron is equal to the number of unit of positive charge in the nucleus. जितने न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, उतना ही न्यूक्लियस के बाहर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. Therefore the atom is electrically neutral. Electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है और न्यूक्लियस पर प्रोटॉन पाया जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या जिसके चलते हुए हेल्ड अप होते हैं. ठीक है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. Rutherford's model has resembles with the solar system, hence also known as planetary model of the atom. There is an empty space around the nucleus called extranuclear part. In this part, electrons are present as the nucleus of the atom is responsible for mass of the atom. The extranuclear part is responsible for its volume. तो एटम में दो पार्ट हो गया. एटम में कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए. कौन कौन वो याद करो. ये हो गया न्यूक्लियर पार्ट. टोटल मास जो है से यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मास के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया. और ये जो पार्ट हो गया ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया. यह वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, यही एटम है. रदरफोर्ड्स एटम होता है जो कि स्फेरिकल है. ठीक है. ड्रॉबैक. According to electromagnetic theory of Maxwell, when a charged particle moves under the influence of attractive forces, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation. Therefore, an electron in an orbit will emit radiation and finally it will collapse. जैसे देखो, मैक्सवेल का थ्योरी था कि अगर कोई आपको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा हो तो एनर्जी रेडिएट करेगा. और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो साइज धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और एक दिन एटम में इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस में गिर जाएगा. और जिस दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है, आग लग जाएगी. मतलब कि स्पीड जो होता है 100 टाइम्स से बढ़ जाएगा. यही वजह है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है. ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से गिर जाएगा तो एटम कोलैप्स कर जाएगा. मतलब कि एटम का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहेगा. लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट था इनका. As a result of this, the electron should lose energy at every turn and moves closer and closer to the nucleus, following a spiral path. The ultimate result is that it will fall into the nucleus, thereby making the atom unstable. कैसे गिरता है वो देख लो. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन चला गया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाएगा तो क्या होगा? आग लग जाएगी, जल उठेगा. ठीक है. रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. मतलब कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था किसी भी एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. If the electrons loses energy continuously, the spectrum is expected to be continuous. But the actual observed spectrum consists of well-defined lines of definite frequencies. Here, the loss of energy by the electron is not continuous in an atom. देखिए, इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करता तो स्पेक्ट्रम इससे जो ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए. लेकिन यह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है. फर्दर फाइन लाइंस में वो टूटे हुए होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिसकंटिन्यूस होता है, जो कि एक्सप्लेन यह नहीं कर पाता है. अब सवाल उठता है स्पेक्ट्रम क्या है. जैसे व्हाइट लाइट ले लिया, प्रिज्म से पास कर दिए तो 7 लाइन मिलेगा और उसको स्क्रीन पर उतार दो, कलेक्ट कर लो, तो जो मिलेगा पट्टी उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं. उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा होगा तो
क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम जो मिलेगा वो कंटिन्यूअस मिलेगा, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस तो मिलता है नहीं ना। तो इस वजह से मतलब कि रदरफोर्ड फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना जान जाइए आप। ही कंसिडर्ड ओनली वन शेल, सबसे बड़ा डिमेरिट यही था। दिस मॉडल आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई व्याख्या नहीं किया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, आइए थर्ड सेशन आज ही स्टार्ट कर दूं या कल? चलो ये कल पढ़ाऊंगा, आज इतना ही।